नमस्ते बच्चों, आज हम लोग साहित्य सागर का जो छठा पाठ है बड़े घर की बेटी, जिसके लेखक प्रेमचंद है, उसके अगले भाग को हम लोग करेंगे। तो यहाँ तक के पाठ में हमने जाना कि वेणी माधव सिंह गौरीपुर नामक गांव के जमींदार और नंबरदार थे। एक ज़माने में उनके पूर्वज जो थे वो काफ़ी धन धान्य से संपन्न थे, काफ़ी अमीर थे और जिसका उनके गांव में बने हुए मंदिर और पक्के तालाबों को देखकर पता चलता है। लेकिन अब उनके पास उनकी मरम्मत के लिए भी अब उनके पास इतना पैसा नहीं है। सारी संपत्ति इन्होंने वकीलों को बेच चढ़ा दी, यानी केस लड़ते लड़ते इन्होंने अपनी सारी संपत्ति जो है वो नष्ट कर दी। इनके दो पुत्र थे, एक का नाम था श्रीखंड सिंह और दूसरे का नाम था लाल बिहारी। बड़ा पुत्र जो था वो बहुत ही सुशील और बहुत धीर नम्र अच्छा लड़का था। छोटा बेटा जो था वो बहुत ही सजीला जवान चौड़ी छाती वाला लड़का था। और लाल बिहारी सिंह एक साथ दो सेर दूध पी जाने वाला था, जबकि श्रीकंठ सिंह जो है वो बहुत ही अच्छा और हमारी भारतीय संस्कृति सभ्यता को मानने वाला बहुत ही सुशील व्यक्ति था। अब हम लोग इसके पाठ को आगे बढ़ाएंगे। सम्मिलित कुटुंब के तो वे एकमात्र उपासक थे। आजकल स्त्रियों को कुटुंब में मिलजुल कर रहने की जो अरुचि होती है उसे वह जाति और देश दोनों के लिए हानिकारक समझते हैं। यानी क्योंकि अभी हमारा जो लाइफस्टाइल है वो ऐसा है कि हम न्यूक्लियर फैमिली में रहना पसंद करते हैं, माँ पिता और एक बच्चा। हम लोगों को सम्मिलित कुटुंब यानी हम लोग जॉइंट फैमिली में रहना एकदम पसंद नहीं करते हैं। जबकि श्रीकंठ सिंह जो है हमेशा से ये मानते थे कि हमारी सभ्यता, हमारी संस्कृति यही हमें सिखाती है कि हमें सम्मिलित कुटुंब में यानी सम्मिलित परिवार में, जॉइंट फैमिली में रहना चाहिए, एक साथ मिलजुल कर रहना चाहिए। और वो इसको बहुत ही गहराई से वो मानते थे। आजकल जो स्त्रियां, औरतें जो है वो मिलजुल के रहना पसंद नहीं करती हैं, उनमें अरुचि होती है, उसे वह जाति और देश दोनों के लिए हानिकारक मानते हैं। यानी ऐसा अगर हम करते हैं, हम अगर अपने परिवार को तोड़कर अलग अलग चले जाते हैं, अलग अलग रहने लगते हैं, तो वो हमारे देश के लिए, हमारी जाति के लिए, हमारी संस्कृति के लिए, हमारी सभ्यता के लिए, सभी के लिए बहुत गलत है और हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। यही कारण है कि गांव की ललनाएं उनकी निंदक थी। यानी यही कारण है कि उन गांव की जो औरतें थी, ललनाएं यानी गांव की जो औरतें थी, वो उनको एकदम पसंद नहीं करती थी, क्योंकि वो हमेशा कहते थे कि हमें एक परिवार में एकजुट होकर एक साथ रहना चाहिए, ताकि अगर कहीं कोई परेशानी हो तो सभी लोग एक दूसरे का मिलजुल कर हर मुसीबत का सामना कर सकें। कोई तो उन्हें अपना शत्रु समझने में भी संकोच न करती थी। यानी कोई औरतें जो है वो उन्हें अपना शत्रु समझती थी, क्योंकि औरतें जो है वो परिवार में जब कोई समस्या आती है तो उन्हें ही झेलना पड़ता था और वो अलग रहना ही अपने सबसे ज़्यादा अच्छा समझती थी। तो ये जाकर उनकी सारी समस्याओं को हटाकर उनको एक जगह रख देते थे। इसीलिए गांव की जो औरतें हैं वो उनको, बहुत सारी औरतें उन्हें अपना शत्रु समझती थी। स्वयं उनकी पत्नी को इस विषय में उनसे विरोध था। यानी यहाँ पर उनकी पत्नी, यहाँ पर उनकी शादी नहीं हुई है, जहाँ कहानी की का जो पार्ट यहाँ पर है, यहाँ पर उनकी शादी नहीं हुई है, लेकिन बाद में शादी हुई है। वहाँ पर भी वो कह रहे हैं कि स्वयं उनकी पत्नी यानी श्रीकंठ सिंह की जो पत्नी है वो भी उनके विचारों का विरोध करती है, क्योंकि उनको भी ऐसा ही, उनकी पत्नी को भी ऐसा ही लगता है कि जहाँ पर बत्ती नहीं है वहाँ हमें अलग रहकर अच्छे संबंध रखने चाहिए, क्योंकि एक जगह रहकर अगर हम झगड़ा ही करते रहेंगे तो ऐसे एक जगह रहकर कोई फायदा नहीं है। यह इसीलिए नहीं कि उसे अपने सास ससुर, देवर या जेठ आदि से घृणा थी, बल्कि उसका विचार था कि यदि बहुत कुछ सहने पर भी परिवार के साथ निभा न हो सके तो आए दिन की कलह जीवन को नष्ट करने की अपेक्षा अच्छा है कि अपनी खिचड़ी अलग पकाए। यानी उनकी पत्नी का ये मानना था कि उनकी पत्नी इसीलिए ये नहीं चाहती थी कि सास ससुर को लेकर, परिवार को लेकर, देवर और जेठ को लेकर के साथ रहना उसे पसंद नहीं था या वो उसे घृणा करती थी, बल्कि इसीलिए कि सब कुछ सहने के बाद, हर बात को
हर बात के साथ कॉम्प्रोमाइज़ करने के बाद अगर हम किसी के साथ नहीं रह पा रहे हैं या हम उनके साथ निभा नहीं पा रहे हैं, उनके साथ अच्छा व्यवहार नहीं कर पा रहे हैं, तो इससे क्या होता है, इससे झगड़ा होता है और झगड़ा होने से जीवन जो है वो नष्ट होता है। तो इससे अच्छा अलग रहो, अपनी खिचड़ी अलग पकाओ, मतलब अलग जाकर रहो, लेकिन संबंध जो है वो अच्छे रहे, मधुर रहे। इसीलिए एक जगह रहकर कष्ट सहने से अच्छा अलग अलग जाकर रहा जाए। अब आगे, आनंदी एक बड़े उच्च कुल की लड़की थी। अब जो है एक कहानी में एक और नए पात्र का आगमन है जिसका नाम है आनंदी। आनंदी क्या है, वो बहुत ही उच्च कुल की बहुत अच्छी लड़की थी। उसके बाप एक छोटी सी रियासत के तालुकेदार थे। तालुकेदार थे मतलब एक बड़े जिम्मेदार थे। वेणी माधव के पिता जमींदार थे, लेकिन अब उनके पास उतना पैसा नहीं था। लेकिन आनंदी के पिता जो थे वो बड़े जमींदार थे। उनके पास विशाल भवन था, एक हाथी थी, 3 कुत्ते, झाड़ फानूस, ऑनरी मजिस्ट्रेट और ऋण, जो एक प्रतिष्ठित तालुकेदार के योग्य पदार्थ है, सभी यहाँ विद्यमान थे। यानी अब आनंदी के पिता के बारे में कह रहे हैं कि उनके पास क्या था, उनके पास एक विशाल भवन था, एक हाथी थी, 2-3 कुत्ते थे, झाड़ फानूस थे, घर सजाने के लिए बड़े बड़े झाड़ फानूस लगे हुए थे। ऑनरी मजिस्ट्री थी, यानी अंग्रेजों की दी गई एक उपाधि थी जिससे कुछ पैसा मिलता था। और ऋण था, ऋण यानी उनके पास भी काफ़ी सारा कर्जा था। जो एक प्रतिष्ठित तालुकेदार के योग्य पदार्थ थे, यानी जो जितना अमीर है उसके पास उतना ज़्यादा ऋण है, यानी उसको अपनी शान शौकत दिखाने के लिए ऋण लेना पड़ता था, कर्ज लेना पड़ता था। तो वही सारी चीज़ें आनंदी के पिता के पास भी थी, यहाँ सभी विद्यमान थी, यानी ये सारी चीज़ें उसके पास, उसके पिताजी के पास थी। नाम था भूप सिंह, यानी किसके बारे में कहा जा रहा है, ये आनंद के पिता के बारे में, कि उनके पिता का नाम क्या था, भूप सिंह था। बड़े उदार चित्त और प्रतिभाशाली पुरुष थे, यानी वो कैसे थे, बहुत ही उदार, उनका मन जो है वो बहुत ही उदार था, उदार चित्त था, यानी उनका मन बहुत बड़ा था, बहुत ही अच्छे और प्रभावशाली, यानी बहुत पावरफुल व्यक्ति थे। पर दुर्भाग्य से लड़का एक भी ना था, यानी उनके पास क्या थे, उनकी बहुत सारी बेटियां थी पर बेटा एक भी नहीं था, क्योंकि उनको लगता था कि बेटा होता तो उनकी जिम्मेदारी को वो संभालता। इसीलिए कह रहे कि दुर्भाग्य से केवल एक भी बेटा नहीं था। आनंदी चौथी लड़की थी, यानी उनकी 4 लड़कियां थी, आनंदी जो थी वो सबसे छोटी लड़की थी, चौथी लड़की थी। वह अपनी सब बहनों में अधिक रूपवती और गुणवती थी, यानी वो देखने में भी बहुत सुंदर थी और गुणों से भरी हुई गुणवती थी, यानी गुणवती महिला थी वो। इससे ठाकुर भूप सिंह उसे बहुत प्यार करते थे, यानी ठाकुर भूप सिंह अपनी छोटी बेटी, अमूमन ये देखा जाता है कि घर में सबसे बड़े पुत्र या पुत्री के साथ या सबसे छोटे पुत्र या पुत्री के साथ घर के सभी लोगों का लगाव जो है वो बहुत ज़्यादा अधिक होता है। इसीलिए कह रहे हैं कि इससे एक तो वो बहुत सुंदर थी, बहुत गुणवती थी, इसीलिए ठाकुर भूप सिंह उससे बहुत प्यार करते थे। सुंदर संतान को कदाचित अपने उसके माता पिता भी अधिक चाहते हैं। ये एक बहुत गहरी बात लेखक ने कही है कि जो बच्चा बहुत सुंदर होता है, माता पिता का उसके प्रति बहुत ज़्यादा लगाव होता है, बहुत ज़्यादा प्यार होता है। ठाकुर साहब बड़े धर्म संकट में थे, क्योंकि उनके पास पैसा नहीं था, उनके पास और कुछ बचा भी नहीं था, एकमात्र आनंदी थी जिसका विवाह नहीं हुआ था। इसीलिए कह रहे कि ठाकुर भूप सिंह बड़े संकट में, धर्म संकट में थे कि आनंदी का विवाह कहाँ करें। ना तो यही चाहते थे कि ऋण का बोझा बढ़े, क्योंकि अब उसकी बेटी का विवाह, एक तो वो गुणवती और सुंदर थी, उसका विवाह अरे गहरे किसी के साथ वो कर नहीं सकते थे। इसीलिए कह रहे कि वो बहुत धर्म संकट में थे। ना तो वो यह चाहते थे कि ऋण का बोझ बढ़े, यानी अगर उसका वो विवाह कर देते हैं कहीं भी विवाह करने के लिए, उसके लिए उन्हें बहुत ज़्यादा दहेज देना पड़ेगा और दहेज के लिए उन्हें पैसा जो है वो ऋण या कर्ज लेना पड़ेगा। इसीलिए वो कर्ज का बोझ भी नहीं चाहते थे। यही स्वीकार था कि उसे अपने को भाग्यहीन समझना पड़े, और वो ये भी नहीं चाहते थे कि आनंदी ये समझे कि वो भाग्यहीन है या उसका भाग्य खराब है, तभी उसका अच्छी जगह पे उसका विवाह नहीं हुआ है और अच्छे लड़के से उसका विवाह नहीं हुआ है या गरीब लड़के के साथ उसका विवाह कर दिया है। इसीलिए वो कह रहे हैं कि वो
आनंदी कभी भी ये ना सोचे कि वो भाग्यहीन है। एक दिन श्रीकंठ सिंह उनके पास किसी चंदे का रुपया मांगने आए, यानी श्रीकंठ सिंह उनके घर आए चंदे का रुपया मांगने। भूप सिंह उनके स्वभाव पर रिझ गए, यानी भूप सिंह जो है वो श्रीकंठ सिंह को देखकर, उसके स्वभाव के ऊपर, उसके नेचर को देखकर वो बहुत ज़्यादा खुश हो गए और धूमधाम से श्रीकंठ सिंह का आनंदी के साथ विवाह कर दिया गया। और श्रीकंठ सिंह को देखकर वो इतने ज़्यादा इम्प्रेस्ड हो गए, इतने खुश हो गए कि उन्होंने अपनी बेटी का ही उसके साथ बहुत ही धूमधाम से विवाह कर दिया। तो आज का पाठ यहीं तक। अपना ध्यान रखिएगा, ठीक से रहिएगा। धन्यवाद।